अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। मतलब हमारे पास जो लाइफ थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो उनके ऊपर हमारे पास टाइम का क्या इफ़ेक्ट हुआ, यानी कि टाइम के साथ हमारी लाइफ किस तरह चेंज हुई। तो सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस planet, various organisms were evolved and dominated during various period of geological time chart. This has been found by the evidence obtained from the discovery and the study of fossil, which allow biologists to place organism in a time sequence. तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जब से ये लाइफ इस ज़मीन पर इवॉल्व हुई है, तो हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस लाइफ पर आए, यानी कि डोमिनेट हुए। देन फिर हमारे पास यहाँ से मतलब अपने एक ख़ास लाइफ स्पैन गुजारने के बाद वो इस लाइफ से वैनिश्ड हो गए। तो ये एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, ये हमारे पास एक टाइम चार्ट है, जो कि हम फाइलेंटिक लीनिएज में पढ़ेंगे। तो उस चार्ट से हमें ये चीज़ें शो होती हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए और किस तरह हमारे पास फिर वो डोमिनेटेड हुए, और देन वो किस तरह इस प्लेनेट से हमारे पास वैनिश्ड हो गए। तो ये सब कुछ हमारे पास इनका जो एविडेंस है वो फॉसल्स हैं। तो हमारे पास फॉसल्स क्या होते हैं? तो फॉसल हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी लाइफ होती है, तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास मर जाता है तो वो मिट्टी में अंदर चले जाते हैं। तो उनकी जो बाक़ियात होती हैं वो हमारे पास फॉसल्स कहलाती हैं। तो उन फॉसल की वजह से बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस को एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, तो उसे कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। वो हम अपने इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। तो एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, तो सेडिमेंट्स रॉक्स यानी कि ये फॉसल को ही कहते हैं, ले डाउन द ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर प्रोवाइड द सीक्वेंस ऑफ द लेयर हैज़ नॉट बीन डिस्टर्ब। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे मतलब ऑर्गेनिज्म हमारे पास यानी कि पहले एक ऑर्गेनिज्म था, उसके वो डेथ हुआ तो ये रॉक के यानी कि सेडिमेंट्स में था। देन जब उसके बाद कोई ऑर्गेनिज्म आया, देन उसकी डेथ हुई तो वो भी उसी रॉक में चला गया। अब जो ऑर्गेनिज्म पहले आया था वो सैंड के अंदर पहले होगा, और जो ऑर्गेनिज्म बाद में आया था वो उसके बाद होगा। इस तरह हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में ना एक हमारे पास सीक्वेंस बन गया, और इस सीक्वेंस को हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। तो इन एडिशन it is possible to date age of rocks by comparing the amounts of strain radioactive isotopes they contain। तो इस तरह वो कह रहा है कि हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी जो हमारे पास बाक़ियात यानी कि उसके फॉसल, जो उसकी हड्डियाँ, उसकी बोन्स वगैरह मिलती हैं, तो उनके अंदर पाए जाने वाले रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं, हम उनके कंपैरिजन से भी इस बात का यानी कि इस बात को स्टडी कर सकते हैं, या इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई जानदार कब आया और कब, क्योंकि हमारे पास एक मेथड होता है हाफ लाइफ मेथड, तो आईजीएम आइसोटोप्स में पाया जाता है। तो उस मेथड के ज़रिए हम इनको स्टडी कर सकते हैं। द ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस। अब हमारे जो आइसोटोप्स होते हैं इनके अंदर हाफ लाइफ चलती है, यानी कि अगर एक आइसोटोप्स है तो हमारे पास उसकी हाफ लाइफ है यानी कि 20 मिनट। तो 20 मिनट बाद वो, यानी कि पहले अगर हमारे पास 1 किलो था तो 20 मिनट बाद वो आधा किलो रह जाएगा। नेक्स्ट 20 मिनट बाद वो यानी कि आधे किलो का आधा किलो रह जाएगा। देन ऐसे होता चला जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे, उनकी डेथ पहले हुई तो उनके जो आइसोटोप्स होंगे वो हमारे पास कम प्रेजेंट होंगे। कम क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि उनकी उन्हीं में भी उनकी डेथ हुई तो उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे वो अपना हाफ लाइफ गुजारने के बाद कम कम होते चले गए, और जो ऑर्गेनिज्म उनसे बाद में आए उनके अंदर जो आइसोटोप्स होंगे वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो इसे भी उन जानदारों को मतलब स्टडी किया गया, और इसको हाफ लाइफ मेथड भी कहते हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटोपी भी कहते हैं।
तो वो ये कह रहा है कि द ओल्डर सेडिमेंट्स लेयर हैव लेस ऑफ दीज स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो कह रहा है जो हमारे पास ओल्डर थे उनमें ये कम अमाउंट में प्रेजेंट थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज कम्पेयर टू द जंगल, यानी कि जो जंगल थे उनमें ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। ऑन कंपेरिजन ऑफ दीज लेयर्स गिव एन इंसिडेंट्स ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स फाउंड इन द रॉक्स। वो कह रहा है कि जो इनका कंपैरिजन था उस कंपैरिजन ने हमें ये बात बताई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है, या कोई पहले आया या कोई बाद में आया। Therefore, the fossils found in the same layer must have been alive during the same geological period। वो कह रहा है कि जो फॉसल हमारे पास एक सेम लाइन में प्रेजेंट थे तो वो ये बताते हैं कि हमारे पास वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो एक सेम पीरियड में, यानी कि अगर एक हमने नीचे ज़मीन में सैंड को देखा तो उसमें हमने देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि उनके जो रॉक्स थे, उनकी जो फॉसिल्स वगैरह थे वो एक ही मतलब एक ही साथ 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 तो नहीं लेकिन ज़मीन में एक ही लेवल पर प्रेजेंट थे। तो हम उससे क्या बात अखज़ करेंगे, उससे हम ये बात अखज़ करेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो हमारे पास एक ही यानी कि एक ही जियोलॉजिकल टाइम में प्रेजेंट थे। तो यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फॉसल फॉर्म ऑफ लाइफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स जियोलॉजिकल पीरियड। तो वो कह रहा है कि आप ये जो नीचे एक चार्ट दिया गया है इससे आप उन जानदारों की मतलब लाइफ के बारे में एक रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमारे पास एक जियोलॉजिकल चार्ट है, जो चार्ट हमारे पास ये शो कर रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म कब आया और कब था। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटीरोजोइक एरा। तो ये जो प्रोटीरोजोइक एरा है वो ये है कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन साल पहले। तो जो फर्स्ट हमारे पास और फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास था वो था अबाउट 300 मिलियन, यानी कि 300 मिलियन साल पहले हमारे पास कोई एक प्रोकैरियोट्स, जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट हम अपनी सेकेंड ईयर में बायोलॉजी का एक चैप्टर है उसमें एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो उसमें एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे, यानी कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। तो प्रोकैरियोट्स भी वो वाले जो हेटेरोट्राफ्स है, यानी कि हेटेरोट्राफ्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं ना जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो प्रोकैरियोट्स हेटेरोट्राफ प्रोकैरियोट्स थे, वो डीप सीज ओशंस वगैरह में रहते थे। तो वहाँ से हमारे पास फिर उन्होंने किसी बैक्टीरिया को इंगल्फ किया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, देन हमारे पास ऐसे लाइफ प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुई और ये सारा कुछ चला। ये मतलब एवोल्यूशन में ये सब चीज़ें हैं। तो वो कहता है कि प्रोटीरोजोइक एरा जो हमारे पास 200 मिलियन साल पहले था उसमें कुछ फंजाई और अल्जी वगैरह प्रेजेंट थे और कुछ कॉमन वर्टिब्रेट के इंसेस्टर्स मतलब उनके इंसेस्टर प्रेजेंट थे। देन हमारे पास आ जाता है पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा में आगे ये उसके मतलब हर एरा के मतलब सब एराज हैं, ठीक है। तो उनमें इससे हम पैलियोजोइक एरा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, इसमें हमारे पास फिशेस आती हैं, इसमें हमारे पास एम्फीबियंस आते हैं, इसमें हमारे पास ट्रॉफ्स आते हैं जो रेप्टाइल्स, इसमें हमारे पास रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं कुछ अमाउंट तक, उनके मतलब इंसेस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो कॉल फॉर्मिंग एज स्पोर्स बेरिंग ट्रीज, तो कुछ ट्रीज भी थे जिनके ऊपर स्पोर्स लगते थे। देन हमारे पास आता है मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा में आगे सब ये क्रोटेनियस है, जुरासिक है, ये जुरासिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। तो ये थे प्लांट्स के फ्लावरिंग प्लांट्स से एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुए। इसमें कुछ इनवर्टिब्रेट्स थे, इसमें फिशेस थे, देन हमारे पास रेप्टाइल्स भी थे। देन हमारे पास सिनोजोइक एरा आया यानी कि 70 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसमें हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व हुए, बर्ड्स और मैमल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इवॉल्व हुए। देन हमारे पास ये जो अब एरा चल रहा है इसमें हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं। तो ये सारा हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, इसमें ये सब चीज़ें उसने बताई गई हैं कि कोई जानदार कैसे कैसे यानी कि एक प्रोकैरियोट्स थे
किस तरह हमारी लाइफ यूकैरियोट्स तक शिफ्ट हुई। तो ये हमारे पास है जियोलॉजिकल। तो ये हमने अपना जियोलॉजिकल टाइम चार्ट पढ़ लिया। तो देन हमारे पास इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज क्या है? फाइलेटिक लीनिएज हमारे पास ना एक सीरीज़ है। जिस तरह हमने ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट पढ़ा कि हमारे पास किस तरह लाइफ कैसे फोर फादर्स यानी कि इंसेस्टर से फिर आगे उनके डिसेंड्स तक चलती गई। तो हमारे पास ये फाइलेटिक लीनिएज क्या है? फाइलेटिक लीनिएज is a unbroken series of species arranged in ancestor to descent sequence, with each later species having evolved one that immediately proceed। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज एक अनब्रोकन सीरीज़ है जिसमें ऑर्गेनिज्म अरेंज्ड हैं अपने इंसेस्टर से डिसेंट्स की तरफ, यानी कि अपने आबाओ अजदाद से आने वाली नस्लें एक मतलब सीरीज़ में अरेंज्ड हैं। वो सीरीज़ हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज कहलाती है। तो फाइलेटिक लीनिएज हम इफ़ व्हेन वी लुक एट द बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी क्या है कि ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्लेस। तो किसी भी जगह पर ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो है वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। एंड देयर आर नियरली 25 लाख स्पीशीज़, यानी कि हमारे पास 25 लाख स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। ये कहलाती है करंटली नाउ नॉन टू साइंस। तो मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स, यानी कि हमारे पास जो 25 लाख स्पीशीज़ हमारे पास प्रेजेंट हैं उनमें हाफ से ज़्यादा यानी कि 53.1% इंसेक्ट्स हैं। ये एमसीक्यूज़ है इम्पोर्टेंट। तो 17.6% हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं। तो एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स के अलावा जो हमारे पास 19.9% स्पीशीज़ हैं वो एनिमल्स हैं। और 9.4 हमारे पास इसमें फंजाई और अलजी और प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं। और ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, यानी कि फिलेटिक लीनिएज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है हमारे पास हाफ से ज़्यादा, यानी कि 53.1% हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और एनिमल्स अदर देन यानी कि एनिमल्स इंसेक्ट्स के अलावा 19.9% हैं, 9.4 फंजाई एल्गी प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं जो कि हमारे पास इसमें पाए जाते हैं। दिस लिस्ट इज़ सो फार बीइंग कंप्लीट। वेरियस केयरफुल एस्टिमेट पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 5। तो कुछ हमारे पास एस्टिमेट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो हैं 5 से 13 मिलियंस इनके मतलब राउंड अबाउट इतनी हमारे पास स्पीशीज हैं। आउट ऑफ दीज ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो वो ये कहते हैं कि मतलब 30 मिलियन तक हमारे पास स्पीशीज हैं, मतलब 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन के अंदर मतलब राउंड अबाउट इन तक हैं, यानी कि हम 20 मिलियन कह सकते हैं इतनी हैं। तो उनमें से अभी तक जो डिस्कवर्ड हैं वो 2.5 मिलियन स्पीशीज अभी तक हमारे पास आइडेंटिफाइड एमसीक्यूज है important। तो the life today has come into existence through phyletic lineage or evolved population of the organism living in the remote past। एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ्टन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। तो जब भी हमारे पास एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन हमारे पास होती है कि टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का चेंज होना। तो अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम जो हमारे पास होती हैं दैट आर एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन, और वो एवोल्यूशन कहलाती है। तो एवोल्यूशन ने हमारे पास एवोल्यूशन बेसिकली ये होती है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर किसी एक माहौल में रह रहा था, जैसे उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो ऑर्गेनिज्म ने खुद को उस एनवायरनमेंट के लिहाज से कैसे चेंज किया, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। तो उस एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो खुद को अडाप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। डार्विन भी यही बात कहता था कि एवोल्यूशन हमारे पास ऐसे होती है कि एवोल्यूशन होती है एग्जिस्टेंस, यानी कि फाइट फॉर द लाइफ, यानी कि जीने के लिए लड़ो। डार्विन यही कहता था कि जो हमारे पास वो कहता था कि नेचर की सिलेक्शन होती है और नेचर उन चीज़ों को सिलेक्ट करती है जो कि पावरफुल होती है। यानी कि अगर एक ही जगह पर कई ऑर्गेनिज्म रह रहे थे तो मतलब जैसे ही मतलब टाइम चेंज हुआ, एवोल्यूशन हुई, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट आगे मतलब नस्ल बढ़ा पाएंगे जो कि पावरफुल होंगे, जिनमें अडाप्टेशंस होंगी। तो यही एवोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द डार्विन। तो
इफ़ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ, लेकिन हमारे पास ये जो फाइलेटिक लीनिएज है इसमें हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। कंप्लीट रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ सॉफ्ट बॉडीज़ यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं, कोई सॉफ्ट बॉडीज़ थे उनके हमारे पास फोसल हैं ही नहीं, उनकी हड्डियाँ वगैरह हैं ही नहीं। तो हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज तो अब टूट गई, उसमें सीरीज सुनी आई। तो इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी हैं जिनके फोसल्स हमें मिले ही नहीं हैं। तो इस वजह से हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज जिनकी एक कंप्लीट सीरीज़ नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म हमारे पास फोसल्स हैं उनको हमने अरेंज किया हुआ है और उनकी हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।